दोस्तों, आज की ये कहानी वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है। इस गांव का नाम हुआ करता था हरि नारायणपुर, लेकिन इस टाइम पर इस गांव का नाम चेंज हो चुका है। दरअसल ये घटना है आज से लगभग 70 साल पहले की। उस टाइम पर इस गांव के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जिसके सबूत आज भी उस गांव के अंदर हैं। और आज भी जब वो लोग वहां की कहानी सुनाते हैं तो उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि उस गांव के अंदर क्या हुआ था। तो ये घटना आज से लगभग 70 साल पहले की है। उस टाइम पर वेस्ट बंगाल के किसी गांव के अंदर लाइट की सुविधा नहीं हुआ करती थी और इस गांव के अंदर एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था, जिसमें एक लड़का था जिसका नाम था शाहिद। यहाँ पे मैंने इस लड़के का नाम चेंज कर दिया है। वैसे ये था मुस्लिम फैमिली से ही और इसका एक दोस्त था जिसका नाम था राहुल। राहुल हिंदू फैमिली से था और शाहिद मुस्लिम फैमिली से। मतलब इस गांव के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ही कम्युनिटी के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। तो कहानी है 70 साल पहले की। दरअसल उस टाइम पर इस गांव के आसपास ताड़ के पेड़ यानी कि जो नारियल के पेड़ होते हैं वो काफी ज्यादा हुआ करते थे और नारियल के जो पेड़ हैं उनसे ताड़ी निकाली जाती है। अब जिसको नहीं पता कि ताड़ी क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि नारियल का जो तना होता है उसके अंदर से एक रस निकलता है। उस रस को यहाँ के जो वेस्ट बंगाल के लोग थे वो एक मटकी में भर लिया करते थे और जो ये रस होता है पीने में काफी मीठा होता है और इससे नशा आता है। मतलब आज से 70 साल पहले जब शराब नहीं हुआ करती थी तो ये जो ताड़ी का रस था ये पूरी तरह से शराब के रूप में ही काम किया करता था। और ऐसा नहीं है कि इस रस को बस बड़े आदमी पिया करते थे, बल्कि इस रस को बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई पीता था। और ताड़ी के पेड़ से ये रस निकालने के लिए गाँव वाले एक तरीका आजमाते थे। तरीका ये होता था कि रात के समय में गांव वाले एक मटकी लेकर जाते, उसे नारियल के पेड़ में बांध देते और फिर उस मटकी के ऊपर जो नारियल का तना होता है उसमें थोड़ा सा चीरा लगाया। फिर उस चीरे से जो रस था उस नारियल के पेड़ का वो बूंद बूंद करके उस मटकी में आता रहता था और रात भर में मटकी फुल भर जाती और सवेरा होते ही उस मटकी को अपने घर लेकर आ जाते। लेकिन जो ये शाहिद था और इसका दोस्त राहुल था, ये दोनों मटकी नहीं बांधते थे बल्कि ये चोरी किया करते थे। ये दोनों करते क्या थे कि गांव के लोग रात के समय में जो मटकियां बांध कर जाते, ये रात को उन मटकियों के पास जाते और उनसे जो रस होता था उसे निकाल कर अपनी मटकी में भरकर ले आते। इनका ये सिलसिला लगातार चलते आ रहा था। एक दिन उन्होंने योजना बनाई कि यार गाँव के बाहर जो नारियल के पेड़ हैं उनके अंदर काफी सारी मटकियां बनी हुई हैं, तो आज रात वहीं पर चलते हैं और मटकियों के अंदर से जो ताड़ी का रस होता है उसे लेकर आ जाते हैं। तो रात में इन दोनों ने ये प्लान बनाया था और फिर शाहिद और राहुल ये दोनों दोस्त रात के समय में उसी तरफ निकल गए जहां पर काफी सारे नारियल के पेड़ थे। और वहां जाने के बाद जो राहुल था वो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और फिर जो मटकी थी उसके अंदर से वो रस निकालने लगा। राहुल मटकी के अंदर से वो रस निकाल ही रहा था कि तभी राहुल की नजर नीचे गई। नीचे उसका दोस्त खड़ा हुआ था शाहिद, और शाहिद नीचे इसलिए खड़ा हुआ था ताकि अगर गांव का कोई आसपास का व्यक्ति यहाँ पर आए तो शाहिद अपने दोस्त राहुल को बता दे और दोनों वहां से भाग जाएं। अब जो राहुल था वो ऊपर से ताड़ी का रस निकाल रहा था और शाहिद नीचे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था कि कोई हमारे आसपास ना आ जाए। तभी शाहिद को दूर से आता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। यह आदमी काफी हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था। इसको देखकर शाहिद ने राहुल को आवाज दी और राहुल से कहा कि कोई आदमी यहाँ पर आ रहा है। यह सुनकर राहुल तुरंत उस पेड़ से नीचे कूदा। उसके हाथ में जो मटकी थी जिसमें कि वो ताड़ी का रस भरा हुआ था उसे लेकर राहुल शाहिद के साथ भागने लगा। ये दोनों अपने गांव की तरफ भाग रहे थे और भागते भागते ये देखते क्या हैं कि अभी जो आदमी इनके पीछे था वो अचानक से इनके सामने आ जाता है। जब ये उस आदमी को अपने सामने देखते हैं तो ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस आदमी को देखकर इनको ऐसा लगा था कि शायद ये कोई गाँव का आदमी है। लेकिन जब इन्होंने करीब से उसका चेहरा देखा तो वो गांव का कोई आदमी था नहीं। तो फिर ये देखकर इन दोनों की सांस में सांस आई। इनको लगा कि चलो कम से कम ये कोई गांव का आदमी तो नहीं है, मतलब हम पकड़े तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमें जानता तो नहीं होगा। ये सोचकर वे दोनों वहां से निकलने लगे और जब ये दोनों उस आदमी को पार करके आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि पीछे से फिर से वही आदमी इनका पीछा कर रहा है। उस आदमी ने इनसे कुछ बोला नहीं था, लेकिन जब इन दोनों ने उसे अपना पीछा करते हुए देखा तो फिर जो शाहिद था वो उस पर भड़क गया और फिर शाहिद ने चिल्लाते हुए उस आदमी से कहा कि आखिर तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। अभी शाहिद ने बस इतना बोला ही था कि तभी अचानक से वो जो आदमी दूर खड़ा हुआ था
वो किसी बिजली की रफ्तार से अचानक से शाहिद के सामने आ गया। राहुल उसके पास खड़ा होकर ये नजारा देख रहा था और तभी उस आदमी ने शाहिद की गर्दन अचानक से मरोड़ दी। उसने शाहिद की गर्दन ऐसे मरोड़ी थी कि शाहिद तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर तक शाहिद ने अपने हाथ पैर फड़फड़ाए, लेकिन इसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। ये देखकर राहुल काफी ज्यादा डर गया और फिर वो इतनी तेज अपने गांव की ओर भागा है कि उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और भागता हुआ जब राहुल अपने गांव के अंदर पहुंचा तो गांव के अंदर आते ही उसने काफी तेजी से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आए और जब गांव वालों ने राहुल से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो राहुल ने रोते रोते गांव वालों को बताया कि दरअसल वहां पर शाहिद मर चुका है। ये सुनकर गांव वाले तुरंत उसी जगह पर पहुंचे, लेकिन जब गांव वाले वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर शाहिद की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जो शाहिद की डेड बॉडी थी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। दरअसल वो डेड बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी और अब उसकी बस हड्डियां और स्किन नजर आ रही थी। उस डेड बॉडी के अंदर बिल्कुल भी खून या पानी कुछ भी नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि महीनों से जैसे ये डेड बॉडी यहीं पर पड़ी हो और पड़ी पड़ी पूरी तरह से सूख चुकी हो। बस उस डेड बॉडी का कंकाल ही कंकाल था, जैसे कि उसके अंदर का जितना भी खून है, जितना भी तरल पदार्थ है, वो किसी ने बुरी तरह से चूस लिया हो। और जब राहुल से पूछा गया कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो राहुल ने अपने साथ जो घटना हुई थी उसे गांव वालों को बताया। ये सुनकर गांव वाले भी काफी ज्यादा हैरान थे। शाहिद की ये हालत देखकर वहां पर जो उसकी अम्मी और उसकी बहन थी, उन दोनों ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया और वे दोनों काफी जोर जोर से चीखे चिल्लाए जा रही थी। लेकिन वहीं पर जो शाहिद के अब्बू खड़े हुए थे, उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं आ रहा और उनकी ऐसी हालत देखकर गांव वालों को यही लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। इसके बाद वो गांव वाले शाहिद की डेड बॉडी को वहां से उठाकर लेकर गए। उसका अंतिम क्रियाक्रम किया गया, यानी कि उसे दफनाया गया। और उसका अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद गांव वाले बस यही सोच रहे थे कि आखिर शाहिद के साथ हुआ क्या है, इसे मारा किसने है, कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया। और राहुल जिस आदमी के बारे में बात कर रहा है, क्या वो इंसान है या कोई ऊपरी बला है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो राहुल था, उसके साथ भी समस्याओं का होना शुरू हो गया। दरअसल जब भी वो सोने के लिए जाता और अपनी आंखें बंद करता, तभी उसे उसी आदमी का चेहरा नजर आने लगता जिसने शाहिद को जान से मार दिया था। और जब राहुल को बार बार वही आदमी दिखाई देने लगा तो राहुल ने डर के मारे सोना भी बंद कर दिया। और धीरे धीरे करके जो राहुल की तबीयत थी वो भी काफी ज्यादा खराब होने लगी। राहुल को एक दिन के बाद ही काफी तेज बुखार आ गया था, यानी कि राहुल बीमार पड़ चुका था। और इसकी दूसरी तरफ महज 2 दिन के बाद ही गांव के अंदर एक और डेड बॉडी मिलती है और ये डेड बॉडी ठीक उसी हालत में थी जैसे शाहिद की मौत हुई थी। दरअसल इस डेड बॉडी के भी हाथ पैर सूखे हुए थे, शरीर के अंदर ना खून था और ना ही पानी। इस डेड बॉडी को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी ने इसका खून पूरी तरह से चूस लिया हो। और हैरानी की बात यह थी कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि शाहिद की छोटी बहन की थी। और जब शाहिद की अम्मी और अब्बू ने अपनी छोटी बच्ची को इस हालत में देखा तो फिर शाहिद की जो अम्मी थी उसने काफी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। और उसका रोना लाजमी भी था क्योंकि उसके 2 जवान बच्चों की मौत हो चुकी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शाहिद के अब्बू थे, उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकल रहा था। और ये देखकर अब गांव वालों को शाहिद के अब्बू के ऊपर शक हो रहा था कि कहीं इन मौतों के पीछे इसी का हाथ तो नहीं है। लेकिन फिर गांव वालों ने सोचा कि शायद इन्हें कोई सदमा लगा होगा। 2 दिनों के अंदर इनके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी है। इसके बाद गांव वालों ने जो शाहिद की बहन थी उसका भी अंतिम क्रियाक्रम किया, उसे भी दफना दिया गया। लेकिन इस घटना के महज 2 दिन के बाद ही गांव के अंदर फिर से एक और डेड बॉडी मिलती है। और ये डेड बॉडी इस बार किसी और की नहीं बल्कि शाहिद की माँ की थी। और ये डेड बॉडी भी बिल्कुल उसी हालत में थी जैसे कि शाहिद की और उसकी छोटी बहन की मौत हुई थी। और ये देखकर पूरा गांव आज सदमे में था क्योंकि पिछले 6 दिनों के अंदर इस गांव के अंदर से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो चुकी थी। लेकिन इस बार भी जो शाहिद के अब्बू थे, उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं आया। ये देखकर गांव वालों को उन पर ही शक होने लगा कि कहीं उन्होंने ही अपने बच्चों की और अपनी बीवी की हत्या तो नहीं की। क्योंकि शाहिद के जो अब्बू थे उनके बारे में पूरा गांव जानता था कि वे रात के समय में कभी कभी अपने घर से बाहर निकल जाते और फिर रात भर गांव से बाहर रहते।
वो दिन के समय में ही वापस अपने गांव के अंदर आते थे। इसके बाद शाहिद की जो अम्मी थी उनका भी क्रियाक्रम किया गया और उन्हें भी दफना दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल था उसके साथ जो घटनाएं थीं अब वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी और राहुल काफी बीमार और कमजोर होता गया। धीरे धीरे करके उससे चलना फिरना भी बंद हो गया और वो आदमी अब राहुल को परछाई के रूप में और सपनों में हमेशा दिखाई देता था। राहुल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी और राहुल के जो माता पिता थे वो भी इससे काफी ज्यादा परेशान थे। दूसरी तरफ गांव के अंदर हर दूसरे दिन किसी ना किसी की मौत हो रही थी और अगली ही रात उस गांव के अंदर एक घर में आग लग गई और वो घर किसी और का नहीं बल्कि शाहिद का था। लेकिन उसके अंदर उसके अब्बू नहीं थे, क्योंकि अब्बू उसी रात जब उसकी अम्मी मरी थी, यानी कि जब शाहिद की अम्मी मरी थी तो उसी रात शाहिद के अब्बू वो गांव छोड़कर वहां से चले गए थे। फिर अगली रात उनका वो घर जल गया, लेकिन उसमें उनके पिता की मौत नहीं हुई क्योंकि वे पहले ही गांव को छोड़कर कहीं जा चुके थे। लेकिन इसके अगले ही दिन गांव के अंदर फिर से एक और डेड बॉडी मिलती है और ये डेड बॉडी इस बार गांव के किसी आदमी की थी और ये डेड बॉडी भी उसी हालत में थी जैसे कि अब तक गांव के अंदर 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी। फिर इसके बाद गांव वालों ने जब ये देखा कि गांव के अंदर लगातार मौतें होती जा रही हैं तो गांव वाले सदमे में आ गए। फिर गांव वालों ने एक योजना बनाई कि कैसे भी करके हमें किसी पंडित को, किसी पुजारी को ये चीज दिखानी होगी और बताना होगा कि हमारे गांव के अंदर ऐसी मौतें किस प्रकार से हो रही हैं। और फिर गांव के लोगों ने अपने आसपास किसी ऐसे पंडित को या फिर किसी ऐसे तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर दिया जो कि उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिला सके। और आखिरकार काफी ढूंढने के बाद गांव वालों को पता चला कि यहाँ से काफी दूरी पर एक तांत्रिक रहते हैं। दरअसल वो तांत्रिक काली माता के भक्त थे और उनकी उम्र यही कोई 65-70 के आसपास रही होगी। उन्होंने जीवन भर माता काली की सेवा की थी और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया था और यही कारण था कि उन तांत्रिक के पास सभी प्रकार की तंत्र मंत्र की सिद्धियां थीं और वे इन चीजों का उपचार किया करते थे। दरअसल उनके बारे में कहा जाता था कि जब वे अपनी साधना करने के लिए बैठते हैं तो उस समय पर उनके आसपास कोई नहीं जा सकता और ना ही कोई उनकी साधना भंग कर सकता है, क्योंकि जब वे साधना पर बैठते हैं तो उनके आसपास 2 बड़े बड़े कुत्ते आकर खड़े हो जाते हैं। न जाने वे कुत्ते कहां से आते हैं और कहां गायब हो जाते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन सभी ने वो कुत्ते उनके साथ देखे जरूर थे। दिन के समय में वो कुत्ते उनके पास नहीं होते थे, लेकिन जब रात होती थी और वे साधना करने के लिए बैठते थे तो न जाने कहां से वे कुत्ते अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाते थे। और इसीलिए जो आसपास के लोग थे वे उन तांत्रिक को एक महान तांत्रिक बताते थे। और जब गांव वालों ने उन तांत्रिक को अपनी ये समस्या बताई तो उन तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि मुझे शीघ्र ही अपने गांव लेकर चलो, वहां पर बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। और फिर वे गांव वाले उन तांत्रिक बाबा को अपने गांव के अंदर लेकर आए। जब तांत्रिक बाबा गांव के अंदर पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों से कहा कि तुम्हारे गांव के अंदर जो राहुल नाम का लड़का है उसे आज रात तुम्हें शमशान घाट के अंदर लेकर आना है। आज रात हम यहाँ एक साधना करने वाले हैं। सभी गांव वालों को इसी शमशान घाट के अंदर आज रात उपस्थित होना है। उन तांत्रिक बाबा की आज्ञा मानकर गांव वालों ने ऐसा ही किया। उस रात राहुल को उस शमशान घाट के अंदर लेकर जाया गया। राहुल चलने की हालत में नहीं था तो उसे कंधों पर उठाकर शमशान घाट के अंदर लेकर गए। जब राहुल उस शमशान घाट के अंदर पहुंचा तो वहां पहुंचते ही राहुल ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और राहुल जो कि चल भी नहीं पा रहा था वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर तांत्रिक बाबा के सामने उसने उछल कूद करना शुरू कर दिया। राहुल को देखकर भी तांत्रिक बाबा मन ही मन मुस्कुराने लगे। इसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने कुछ मांस के टुकड़े निकाले और उन मांस के टुकड़ों को राहुल के सामने फेंक दिया। राहुल ने जैसे ही वे मांस के टुकड़े देखे तो राहुल उन मांस के टुकड़ों को खाने लगा। राहुल को इस तरह से मांस खाता हुआ देख उसके माता पिता और गांव वाले ये सभी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इससे पहले राहुल ने आज तक मांस नहीं खाया था, क्योंकि वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था और वो पूरी तरह से वेजिटेरियन था। लेकिन आज राहुल मांस को कुछ ऐसे खा रहा था कि जैसे ये उसकी दुनिया की सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज हो। उस मांस को खाने के बाद राहुल उन तांत्रिक बाबा के सामने बैठ गया और फिर तांत्रिक बाबा के सामने बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने तांत्रिक बाबा के ऊपर हमला करना भी चाहा,
लेकिन जब वो तांत्रिक बाबा के ऊपर हमला कर रहा था तो न जाने कहां से दो कुत्ते तांत्रिक बाबा के सामने आ गए और उन कुत्तों को देखकर राहुल अचानक से पीछे हुआ। राहुल उन कुत्तों को देखकर तांत्रिक बाबा से चिल्लाने लगा, हटा, इन दोनों को हटा यहाँ से, जल्दी हटा, इन दोनों को यहाँ से हटा दे। राहुल उन दोनों कुत्तों को देखकर काफी ज्यादा डर रहा था। ये देखकर तांत्रिक बाबा ने उन कुत्तों को आदेश दिया और फिर वे कुत्ते तांत्रिक बाबा के पीछे गए और पीछे जाकर न जाने कहां अचानक से गायब हो गए। और इसके बाद तांत्रिक बाबा ने राहुल से पूछा, बता कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों आया तू? तांत्रिक बाबा की ये बात सुनकर राहुल ने कहा, मैं भला यहाँ क्यों आऊंगा? मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं, मैं तो पाताल का शैतान हूँ। मैं तो वहाँ आराम कर रहा था, मुझे उस लड़के के बाप ने बुलाया था, उस शाहिद के बाप ने। ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा ने उससे कहा कि आखिर उसने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था? तब राहुल ने यानी कि उसके अंदर के शैतान ने तांत्रिक बाबा को बताया, लालच, इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं होता। उसका बाप अमीर बनना चाहता था, पैसे वाला होना चाहता था वो, और इसीलिए वो मुझसे दिन रात काम करवाया करता था। लेकिन एक दिन उससे एक भूल हो गई और तभी मैं उसकी इन क्रियाओं से आजाद हो गया और फिर मैं उसका गुलाम नहीं रहा। फिर मैं उसे मार देना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाने के लिए मुझसे कहा कि तुम मुझे छोड़ दो और मेरे पूरे परिवार को और गांव को मार डालो। मुझे तो बस खाना चाहिए था और मैंने उसकी ये बात मान ली। मैंने उसे छोड़ दिया और उसके पूरे परिवार को खा गया, लेकिन अभी तक मेरी भूख शांत नहीं हुई है। मैं इस पूरे गांव को खा जाऊंगा। उस शैतान की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम निर्दोष लोगों की बलि नहीं ले सकते। तब तांत्रिक बाबा ने उससे कोई और उपाय पूछा। तब उस शैतान ने बताया, ठीक है, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी भूख शांत करनी होगी और उसके लिए तुम गांव के बाहर जो नदी है उसके किनारे पर 4 बकरे बांध दो। मैं उन्हें खाकर यहाँ से वापस चला जाऊंगा। और उस शैतान की ये बात मानकर तांत्रिक बाबा ने गांव वालों से कहा कि 4 बकरे ले जाकर नदी के पास बांध दिए जाएं। ये शैतान उन्हें खाने के बाद वापस लौट जाएगा। उन तांत्रिक बाबा की ये बात मानकर गांव वालों ने ऐसा ही किया और नदी के किनारे पर 4 बकरे बांध दिए गए। इसके बाद जब अगली सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि वे चारों ही बकरे मरे पड़े हैं। उनके शरीर के अंदर से जितना भी खून था वो सब किसी ने जैसे चूसा हुआ था। ये देखकर गांव वाले समझ गए कि वो शैतान वापस जा चुका है। इसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने गांव वालों से कहकर उसी जगह पर जहां पर वो बकरे बांधे गए थे वहां पर एक काली माता का मंदिर बनवा दिया। और तभी से लेकर आज तक उस मंदिर के अंदर वहां के सभी लोग, चाहे हिंदू हों या मुसलमान, आज भी माथा टिकाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल पर आपको और भी कई सारी हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए मिल जाती हैं, तो उनको जरूर देखिए। और स्क्रीन पर आपको 2 स्टोरीज दिखाई दे रही होंगी, इनमें से आप किसी पर भी क्लिक कर किसी भी स्टोरी को सुन सकते हैं।